नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे प्यारे देश भारत का अतीत से लेकर के अब तक कुल कितने नाम परिवर्तन हो चुके हैं, कितने नामों से भारत को जाना जा चुका है, कितने भारत के नाम बदले जा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है या हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और आगे की वीडियो बनाने के लिए। साथ में अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करके कमेंट में अपनी राय एक बार जरूर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे भारत के जो नाम रहे हैं उनका अतीत क्या रहा है, उनका एक एक नाम के पीछे का इतिहास बताएंगे, कैसे नाम पड़े, कारण क्या था। जैसे कि अभी हमारे क्या नाम हैं भारत के, जैसे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, आर्यवर्त, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं जो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। आज इस वीडियो में उन सभी नामों का जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, उन सभी नामों का इतिहास एक छोटे से वीडियो में आज मैं आपको देने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको छोटे से फुल फ्लैश वीडियो में मिल जाएगी। आपको एक जानकारी हो जाएगी कि हाँ, हमारे भारत के नामों का ये इतिहास रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम से, जो हमारे भारत का सबसे पुराना नाम जाना जाता है या समझा जाता है वह है आर्यवर्त। अक्सर आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, किसी के मुंह से सुने होंगे, किसी शिक्षक ने बताया होगा, कहीं सोशल मीडिया पे देखे होंगे, मतलब कि कहीं आपने पढ़ा या सुना होगा कि भारत का सबसे पुराना नाम आर्यवर्त है। और क्यों है, तो जरा इस पर भी बात करते हैं कि आखिर क्यों है सबसे पुराना नाम आर्यवर्त, क्यों पड़ा भारत का नाम आर्यवर्त। तो आपको पता होगा, जब वैदिक सभ्यता आई, यानी कि जब मध्य एशिया से आर्य लोग हमारे भारत के इस भूमि पर आए और जब ये यहाँ आकर के बस गए, तो जितने क्षेत्र में आर्य लोगों का बसेरा हुआ था उसे आर्यवर्त कहा गया। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि आर्यवर्त आर्यों के आगमन से ही निकल के सामने आया, यानी आर्यों के आने से ही उस क्षेत्र का जहाँ इनका निवास था वो आर्यवर्त कहा जाने लगा। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि अगर जितने दूर आर्य लोग रहते थे उसे आर्यवर्त कहा जाता था, तो भाई हमने तो इतिहास में पढ़ा है कि आर्य सभ्यता के पहले, या कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के पहले भी एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंत हो जाने के कुछ समय के बाद ये आर्य सभ्यता मतलब वैदिक सभ्यता कह सकते हैं प्रचलन में आई। तो उस मतलब सभ्यता में जो लोग जितने दूर पे बसे हुए थे उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। जैसे जहाँ जितने दूर में आर्य लोग रहते थे उसे आर्यवर्त कहा गया, वैसे ही जहाँ सिंधु घाटी के लोग रहते होंगे उसका भी तो कुछ नाम होता है, उस पूरे समूचे क्षेत्र का कुछ नाम होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए और हुआ भी होगा, लेकिन कंडीशन हमारे पास ये आ रही है, आप सभी जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसीलिए आने वाले समय में अगर हमारी जानकारी बढ़िया हुई, हमारी नॉलेज अच्छी गई, तो हम अगर उस लिपि को पढ़ लेंगे तो हम जान लेंगे कि हाँ भाई उस समय इसे क्या कहा जाता था, उस क्षेत्र को जहाँ सिंधुवासी रहते थे क्या कहा जाता था, ठीक है। तो अभी हम उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, उनके द्वारा लिखी उन भाषाओं को नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए हम नहीं जान पाए हैं कि उस समय उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसीलिए हम वैदिक सभ्यता की भाषाओं को जान पाए हैं, तभी हम बता पा रहे हैं कि भाई इसे आर्यवर्त कहा जाता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा था। देखिए, अगर इस बात को जानना है कि आखिर कैसे हिंदुस्तान नाम पड़ा था, तो हमें जाना पड़ेगा ईसा के जन्म से 518 साल और पीछे, यानी कि ईसा के जन्म से 518 साल पीछे जाना होगा। कब? जब सबसे पहली बार भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था, पहली बार भारत पे किसी ने आक्रमण किया था, और ये वो समय था जब सबसे पहले ईरानियों ने भारत पे पहली बार आक्रमण किया था। एक साधारण से शब्द में अगर कहें तो भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा
518 ईसा पूर्व में किया गया था। और जब ईरानियों ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय ईरानी का एक राजवंश था, हक्कामनी राजवंश का एक शासक था दारा प्रथम, या जिसे डेरियस फर्स्ट भी कहते हैं। उसने जब भारत पे आक्रमण किया तो चूंकि ये एक ईरानी था, और आपको एक बात पता होनी चाहिए, ईरानी लोग स का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो स को ह बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो स को ई बोलते हैं। तो हम लोग कहाँ के वासी थे? सिंधु नदी के किनारे बसे थे। तो जब ये लोग हमारी बातें करते थे, यानी जो सिंधु के पार बसे, यानी सिंधुवासी, या कह सकते हैं सिंधुस्तान, तो स बोल नहीं पाते थे, ये क्या बोलते थे? हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान, क्योंकि स को ये ह बोलते थे, तो सिंधुस्तान की जगह ये हिंदुस्तान बोलते थे, और तभी से हमारे भारत को हिंदुस्तान नाम से भी जाना गया है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं भारत। दोस्तों अब समझते हैं कि देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो जैसे ही मैंने बताया कि हिंदुस्तान कैसे पड़ा, प्रथम विदेशी आक्रमण के दौरान हिंदुस्तान नाम का निर्माण हुआ था। उसी के बाद जब दूसरी बार भारत पे किसी का आक्रमण किया गया, यानी पहली बार ईरानियों ने किया तो हिंदुस्तान नाम मिला। दूसरी बार जब भारत पे दूसरा विदेशी आक्रमण किया गया यूनानियों के द्वारा, तब जाकर के हमें क्या है? इंडिया नाम मिला। कैसे मिला? आपको एक चीज बताना चाहते हैं, हम सिंधु के वासी थे, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। तो जब ये यूनानी हमारा उल्लेख करते थे, हमारा जिक्र करते थे, तो ये क्या है? सिंधु को इंडस कहते थे। आज भी अगर आप देखिए तो इंडस एक यूनानी शब्द है, ज्यादातर हमारे शब्द यूनान या ग्रीक के ही होते हैं। तो हमारे इस सिंधु को यूनानी में इंडस कहते हैं। तो चूंकि सिकंदर एक यूनानी था, तो सिकंदर ने क्या किया? सिंधु को इंडस कहा, क्योंकि उसकी भाषा में सिंधु को इंडस कहते हैं। और हमने क्या किया? इंडस को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इंडिया में। क्या? इंडिया में बना दिया। यानी सिंधु को इसने यूनानियों ने इंडस कहा और हमने इंडस को कन्वर्ट करके इंडिया कर दिया। ठीक है, तो यानी कि इंडिया जो नाम मिला है वो हमें दूसरे विदेशी आक्रमण से मिला है। ठीक है, और इसी के साथ एक बात और बता देना चाहेंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, और भी नाम है, मैं लिख के नहीं समझाऊंगी, बस ऐसे बता देते हैं। जब कुछ मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आए थे तो आपको पता है हम काफ़ी ज़्यादा संपन्न थे, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज़्यादा थी। तो वो यहाँ पे आके लूटपाट करके यहाँ से खूब सारा सामान लेके अपने यहाँ जाते थे। तो जब वो वहाँ जाते थे, अपने असली मुल्क में जाते थे, तो वो कहते थे यार भारत में बहुत ज़्यादा स्वर्ण है, बहुत ज़्यादा सोना है, इसीलिए वो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो सोने की चिड़िया भारत को नाम कहाँ से मिला? मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मिला, क्योंकि उन्होंने यहाँ से बहुत ज़्यादा स्वर्ण की मुद्राएं ले गए थे, इसी वजह से उन्होंने भारत को स्वर्ण चिड़िया या सोने की चिड़िया कहा। अगली बात और एक चीज़ आती है, भारत को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। बिल्कुल, जम्बू द्वीप का उल्लेख हमें अशोक के कुछ अभिलेखों से मिला है, और अशोक के अभिलेख से ही आपको एक छोटी सी नॉलेज बताना चाहेंगे। अशोक का ही वो अभिलेख है जो इतिहास में सबसे पहले अगर किसी का अभिलेख मिला है हमें, तो वह है अशोक का अभिलेख, जिसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था और ये बताया गया था कि हाँ ये अशोक का अभिलेख है, इसमें ये चीज़ें लिखी हैं। तो उसी अशोक के अभिलेख में उन्हें यानी जेम्स प्रिंसेप को एक चीज़ दिखी कि भाई इनके अभिलेख में जम्बू द्वीप भी लिखा है, यानी कि कभी भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है या फिर जाना जाता रहा होगा, तभी तो ऐसा लिखा है। अब जम्बू द्वीप क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा हुआ होगा कि हमारा जो भारत है वो जामुन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, तो इसलिए भी हो सकता है भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता होगा। अगला जो नाम है यिंटू, चीनी यात्री जब हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने हमारे भारत को यिंटू का नाम दे दिया था। ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको बताया भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, यिंटू और सोने की चिड़िया, जम्बू द्वीप, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी ऐसा कोई नाम है जो आपको पता हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई इस नाम का निर्माण कैसे हुआ। हम उस पर थोड़ी कह सकते हैं स्टडी करेंगे, तब फिर उसका एक फुल फ्लैश वीडियो आपको देंगे कि भाई उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो मैंने प्रमुख नामों को बताया है कि किस तरीके से नाम पड़े थे, कुछ को लिखने की ज़रूरत नहीं समझी, बस ऐसे मुँह से बता दिया। जैसे जम्बू द्वीप हो गया, यिंटू हो गया, सोने की चिड़िया हो गई, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।